एक ऐसा फाउंडेशन जो देगा सवर्णों को निशुल्क शिक्षा। गरीब तबके के सवर्णों का बनेगा मार्गदर्शक। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन। नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र त्रिपाठी जी। चलिए कुछ वार्तालाप उनसे करते हैं। तो गजेंद्र त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपकी फाउंडेशन है ये कैसे कार्य कर रही है और ये सोच आपके अंदर कैसे है? देखिए, ये जो फाउंडेशन है ये बेसिकली जो सवर्ण समाज है उसकी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, उनमें से कुछ समस्याओं को हमने अपना उद्देश्य बनाया कि सवर्ण समाज की जो मूल समस्या है वो क्या है। तो मैंने इस संगठन को रजिस्टर्ड कराया भारत सरकार के आरओसी में, और रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने ये प्रक्रिया स्टार्ट किया कि हम लोग कैसे अपने समाज के जो मूल समस्या है, तो हमारे समाज के मूल समस्याओं में मैंने एजुकेशन को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और मैं ये देख रहा हूं कि हमारे समाज में जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, वो उनके यहाँ अच्छे बच्चे हैं, अच्छा टैलेंट है वहां, लेकिन सरकार के पास उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं अपने समाज के लिए दिल्ली के अंदर एक कोचिंग व्यवस्था का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी, आईआईटी, मेडिकल और जुडिशरी, ये 4 तरह के कोचिंग सेंटर का हम वहां पर प्रबंध करेंगे और अपने समाज से वहां बच्चों को ले जा करके और वो उनको निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। तो सर, ये कहाँ पे आपके जो है जो कोचिंग सेंटर हैं, ये आपके भारत में ही रहेंगे? तो कहाँ पे कौन से राज्य में रहेंगे या हर राज्य में गांव तक पहुंचेंगी ये चीजें? देखिए, मेरा पहला सेंटर तो दिल्ली में होगा, उसके बाद हम विस्तार हर राज्य की राजधानी में करेंगे। तो गांव तबके के जो लोग हैं, गांव में जो रहने वाले हैं, जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, अब वहाँ से अब जैसे जानकारी उन लोगों को नहीं मिल पाती है, पूरी जानकारी अब आपके फाउंडेशन कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो गांव तक की क्या प्रक्रिया है आपकी कि गांव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो बच्चे वहाँ के हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनको पूरी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उनको आप वहाँ से किस तरीके से अपने फाउंडेशन से जोड़ेंगे और उन्हें कैसे शिक्षा की तरफ आगे और बढ़ाएंगे? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि ये मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि 70% भारत गांव में रहता है, तो संगठन भी उसका पूरा प्लान कर चुका है कि हमारे पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, हमारे पास में प्रदेश की कार्यकारिणी है, हमारे पास जिले की कार्यकारिणी है, हमारे पास ब्लॉक की कार्यकारिणी है, और हम गांव की कार्यकारिणी बनाने की प्रक्रिया में लग चुके हैं। गांव में हमारा एक अध्यक्ष होगा, एक महासचिव होगा, एक सचिव होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और एक वहां पे कोषाध्यक्ष होगा। और अगर गांव बड़ा हुआ तो उसमें हमारे सदस्य भी होंगे, जो जिनका काम ही यही होगा कि गांव में कौन ऐसा है सवर्ण जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनका बच्चा अच्छा है पढ़ने में, उसके लिए वह हमको रिकमेंडेशन देंगे बच्चे को। ये बच्चा 12वीं में आ गया तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गांव का अध्यक्ष दे देगा कि फला बच्चे हमारे गांव में आ चुके हैं और ये आईआईटी की कोचिंग करना चाहते हैं, मेडिकल की कोचिंग करना चाहते हैं। तो हम उन बच्चों को मैसेज के थ्रू, अपने संगठन के थ्रू, अन्य जो भी माध्यम है उन माध्यम से हम संगठन में लोगों को लाभ देने का प्रयास करें कि हमारे पास उसकी सूचना आए। और जैसे जैसे सूचना हमारे पास आती है, जो भी बच्चे हैं उनके गार्जियंस को इंफॉर्मेशन देंगे और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू उन बच्चों को गांव का जो हमारा कोषाध्यक्ष होगा, कभी कभी ऐसी भी स्थिति आएगी कि बच्चा अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा होगा, लेकिन उसके पास दिल्ली जाने तक की व्यवस्था नहीं होगी, तो एक गांव में हम कोषाध्यक्ष दे रहे हैं जिसका काम होगा कि उस बच्चे को टिकट की व्यवस्था करना,
कैसे दिल्ली तक पहुंचे, इसके लिए संसाधन उपलब्ध कराना, ये काम उसका। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने इस चीज के लिए सिर्फ सवर्ण समाज को ही क्यों चुना है? क्योंकि हमारे देश में अगर हम बच्चों की बात करें तो गरीब तबके के लोग में फिर हर वर्ग के लोग आ जाते हैं, तो हर वर्ग के लोग भी आ जाते हैं। तो गरीब का बच्चा अगर वो चाहे सवर्ण हो या दलित का बच्चा हो, शिक्षा तो शिक्षा होती है। तो आपने सिर्फ सवर्ण को ही क्यों एक ऑब्जेक्ट बना करके चुना? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवर्ण चुनने के पीछे हमारी जो सरकारी व्यवस्था है वह हमको मजबूर करती है। SC SC के लिए उनके पास में कोचिंग है, उनकी फीस माफ है, उनकी सारी व्यवस्था है, लेकिन OBC में आप आते हैं, पिछड़े वर्ग के लिए सरकार के पास में कोचिंग की व्यवस्था दी जा रही है, उनके लिए फीस की व्यवस्था दी जा रही है, यहाँ तक कि जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां भी सरकार के लिए व्यवस्था है। लेकिन अगर कोई गरीब सवर्ण है उसके बच्चों के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। तो हमारी मजबूरी है, सरकार ने हमको मजबूर किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां हमारी समाज की आवाज सुनी जाए। और खास करके देखिए, हमारा उद्देश्य है शिक्षा। हम कैसे अपने बच्चों को शिक्षित करें और उनको शिक्षित करके देश के मूल धारा में लाएं। वो कहीं ऐसा ना हो कि समाज में, देखिए, जब कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तो अपने परिवार की जीविका के लिए गलत भी काम करता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे दिशाहीन न हो, उनको हम दिशाहीन होने से रोकना चाहते हैं और देश के मूल धारा में लाना चाहते हैं कि भविष्य हमारे देश का अच्छा हो। देखिए, आपसे बताएं, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार के कार्य हैं, वो आपके सामने है। चाहे कोई भी परीक्षा ले लिया जाए, किसी भी नौकरी की परीक्षा में आप देखिए, UPSC आप देखिए, IIT आप देखिए एडमिशन के लिए, आप UPPCS देखिए, आप देख रहे हैं कि सवर्ण बच्चों की फार्म की फीस भी आप देखिए, जो उसमें एग्जामिनेशन के लिए फार्म भरे जाते हैं उनके फीस में और एक SC ST के बच्चे के फीस में एक बड़ा अंतर है। और वो इतना बड़ा अंतर है, सरकार ये समझना क्यों नहीं चाहती है कि गरीब गरीब होता है। सरकार की इन्हीं व्यवस्था के नाते, इन्हीं सब कुरीतियों के नाते हमारा संगठन आगे आया है और आगे आकर के अपने समाज को जागृत भी कर रहा है कि जागो, उठो, बोलो, लड़ो। सर ये आपकी जो फाउंडेशन है ये कब से आपकी कार्य कर रही है? आगे चलने वाले समय में ये कब तक की कैसे कोई एक रूपरेखा बनी होगी कि कब से कार्य करना शुरू होगी और किस राज्य से हम शुरुआत करेंगे और कहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे, किस तरीके से इसको हम आगे बढ़ाएंगे? तो इस तरीके की कोई रूपरेखा आपने बना करके रखी होगी? देखिए, हमारे इस संगठन को 23 महीने आए, 23 महीने का मेरा संगठन। 23 महीने में हमने 16 राज्यों में विस्तार किया है। उत्तर भारत के समस्त राज्य लगभग हो चुके हैं। दक्षिण भारत में भी हमने कर्नाटका को कवर किया हुआ है, तमिलनाडु को कवर किया हुआ है, आंध्रा और तेलंगाना में भी हम अपने विकास के कार्य में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी वहां भी हमारा जो संगठन खड़ा हो जाएगा। हमारा पश्चिम बंगाल में भी हमारा संगठन है, उड़ीसा में हमारा संगठन कार्य कर रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में हमारा संगठन पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। सर जो आपका संगठन है इसमें सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज के लोग ही कार्य कर सकते हैं? मतलब कहने का मतलब ये हमारा है कि जैसे जो विद्यार्थी हैं सिर्फ वही सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं वो आ सकते हैं, या जो इसमें वर्क कर रहे हैं, आपके लिए जो काम कर रहे हैं, जो जगह जगह पे अपने राज्य में इस चीज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वो भी सिर्फ सवर्ण समाज के ही लोग होंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरा संगठन सवर्ण समाज का संगठन है। मुझे किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। सर इसमें आपको लगता नहीं है कि एक पर्टिकुलर नाम देने से एक जातिवाद का ही इस चीज में ही नाम से ही फर्क पड़ जाता है? अच्छा ये बताइए मुझे, मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई अगर व्यक्ति ये कहता है कि मैं SC ST से हूं, या हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, या अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग है, आयोग तो है, तो हमारा सवर्ण महासंघ है, हमारा सवर्ण महासंघ फाउंडेशन है। मैं इसको कहता हूं और मैं आपके मंच के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं
कि हम केवल सवर्ण समाज के ही लोगों को जोड़ेंगे और उनको जोड़ करके अपने समाज के दबे कुचले, गरीबी रेखा के नीचे लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों के बच्चों को हम सही शिक्षा देंगे। देखिए, किसी राष्ट्र का अगर आप निर्माण देखना चाहते हो, वह राष्ट्र सबसे आगे है जो शिक्षित है। अगर शिक्षित है तो वहां हर चीज है, अशिक्षित है तो वहां सारी बुराइयां वहीं हैं। तो हम अपने समाज को शिक्षित रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। सरकार तो हमेशा बोलती है ये चीज़ की समान जाति भी सबकी समान व्यवहार सबके साथ करना चाहिए और सबको समानता दी जाएगी और सब पढ़े, इस तरीके की फिर उनके जो शाब्दिक चीजें होती हैं उनका कोई अर्थ फिर इसके सामने निष्क्रिय हो जाता है। देखिए, दो चीजें हैं जो आपने पूछा कि सरकार दलित सर्टिफिकेट देती है, दलित प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र सरकार देती है। सरकार जिसके बारे में आप कह रहे हैं, देखिए, सरकार तो चाहती ही है कि ये समाज बटा रहे, नहीं तो समान शिक्षा की व्यवस्था कर देते। सरकार, देखिए, बच्चा जो भी है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बच्चा है और वह राष्ट्र की संपत्ति है, धरोहर है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि समान शिक्षा की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे ना जाति की बात होती है, ना ही किसी मजहब की बात है और ना ही किसी धर्म की बात है। अगर भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक बच्चा शिक्षा में समान अधिकार रखता है तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी, एक डिवाइडेशन जो चलता है, उस डिवाइडेशन से मैं भी असहमत हूँ। इस चीज से मैं भी असहमत। जो आपने बात कहा, सरकार से असहमत होने के बावजूद भी सवर्ण समाज के पास कोई रास्ता नहीं है। हम इस चीज को, ओबीसी रिजर्वेशन को 90 से हम सहते आ रहे हैं, मंडल कमीशन, SC/SC के रिजर्वेशन को हम संवैधानिक व्यवस्था के उस दिन से ही सहते चले आ रहे हैं और आज हालात ऐसे आ गए हैं कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को सरकार के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। उसी स्कूल में हमारा बच्चा 100 रुपया फीस देता है, ओबीसी का बच्चा 80 रुपया फीस देता है, SC का बच्चा 20 रुपया फीस देता है। आप मुझे बता दीजिए कि सरकार हम समस्त लोगों को, इस देश में रहने वाले समस्त लोगों को सरकार बांट रही है, बांटने की राजनीति हो रही है। हम बटे रहेंगे, उनकी राजनीति चलती रहेगी। इसलिए मैं सरकार को आपके माध्यम से इस चीज को कहना चाहते हैं कि इस राष्ट्र का हर बच्चा इस राष्ट्र का है और सरकार उनको समान शिक्षा, समान व्यवस्था उपलब्ध कराए। जो आज रिजर्वेशन पे आप देख रहे हैं कितने बड़े मुद्दे आ रहे हैं। रिजर्वेशन क्योंकि समान शिक्षा नहीं। अगर समान शिक्षा होती तो कोई व्यक्ति, मैं कहता हूं भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि समाज उसको ये कहे कि ये अनुसूचित जनजाति का है, ये पिछड़ा वर्ग का है। कोई बच्चा नहीं चाहता है ये सुनना। उसको वो बहुत जगह अपमानित होता है। सर, जाति तो वहीं पे पड़ जाती है ना। बच्चे का जब नाम लिखाया जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए तो जातिवाद तो वहीं से शुरू हो जाता है और बच्चे क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति हमारे देश की सच्चाई है, लेकिन जाति के आधार पर समाज को बांट देना ये देश का दुर्भाग्य है। जातीय व्यवस्था रखिए, जाति उपजाति सब लोग नाम रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनको SC/SC बना दीजिए, अनुसूचित जनजाति का एक नाम दे दीजिए, उनको आप पिछड़ा वर्ग का नाम दे दीजिए, ये पिछड़े हैं। दुर्भाग्य देखिए, अभी आप पिछले 1-2 महीने में सुने होंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा इस बात को कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राष्ट्र का क्या हो सकता है। एक प्रधानमंत्री कहता है कि मैं पिछड़े वर्ग से, जो देश का प्रधानमंत्री, उसको ये कहना चाहिए कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं और मेरा कोई वर्ग नहीं है, मेरा कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। उसको कहना चाहिए कि हम देश के प्रधानमंत्री। तो देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा सवर्ण महासंघ के लिए, हमारा सवर्ण समाज आज सबसे ज्यादा पीड़ित है। उस पीड़ा को अब वो पीड़ा बर्दाश्त हो ही नहीं रही। हमारी मजबूरी है कि हम अपने समाज के लिए आगे आए।
अपने समाज के दुख दर्द में हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और तभी हमारी समस्या का समाधान हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास हमारे किसी समस्या का कोई समाधान नहीं। चलिए, आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि सर अब हमारे दर्शकों को और जो भी आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटा सा आप कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए और ऐसी चीजें कह दीजिए कि ये जातिवाद, ये धर्म और जो ये शिक्षा को लेकर के खिलवाड़ हमारे देश में चल रहा है, इन सब चीजों से परे हो जाए। देखिए, सरकार चाहे तो ये चीजें अपने आप ही समाप्त हो जाए। समान शिक्षा व्यवस्था, अभी आप देखे हैं कि नई जो शिक्षा नीति आई है, समान शिक्षा की बात की जा रही है, तो उसमें इस बात को रखा जाए ना कि बच्चे की फीस उसके जात के आधार पर नहीं हो, बच्चे का एडमिशन जात के आधार पर नहीं हो, बच्चे का एग्जामिनेशन जात के आधार पर नहीं हो। सरकार तो चाहती ही है कि जाति बनी रहे, हम अपनी रोटी सेकते रहें। ये राजनीतिक लोग समाज को लड़ाना चाहते हैं, समाज को विखंडित करके अपने को लाभ लेकर के अपनी कुर्सी बचा करके रखना चाहते हैं। मैं अपने सवर्ण समाज से कहता हूं कि अब आप आगे आइए और आकर के इस संगठन के साथ जुड़िए, संगठन से जुड़ करके अपने गरीब सवर्ण भाइयों की मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरों की दुनिया।